तुम बदलोगे इस दुनिया को, दिल से ये औहाम निकालो। हाकिम हो तुम, हक है तुमको, रोज नया पैगाम निकालो। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। तो लीजिए साहब, नए साल पर नया तोहफा सरकार से मिल गया। हाकिम को हक है कि वो रोज नया पैगाम निकाल सकता है। तो इस बार हाकिम का हुक्म है कि आरक्षण का लाभ अब गरीब सवर्णों को भी दिया जाए। तो आईने की नजर से देखेंगे कि सवर्ण आरक्षण का दांव राजनीतिक कुश्ती में कितना कारगर सिद्ध होगा। इसके अलावा समझने की कोशिश करेंगे कि सुलझने की जगह उलझता क्यों जा रहा है सीबीआई विवाद, और आखिर में बात करेंगे सपा बसपा के साथ से किन्हें होगा फायदा और कौन रहेंगे घाटे में। जी हां, तो सबसे पहले बात सवर्ण आरक्षण की। 3 तलाक, कावेरी जल विवाद, आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा, राफेल घोटाला, तमाम ऐसे मुद्दों पर गर्म हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में अचानक ट्विस्ट आ गया जब मोदी सरकार ने सवर्ण आरक्षण का दांव चल दिया। चूंकि मामला समाज के बड़े वर्ग से जुड़ा है तो विपक्षी दल भी इस पर खास विरोध दर्ज नहीं करा पाए। तो क्या है पूरा माजरा, आइए देखते हैं। सवर्ण समुदाय को साधने के लिए मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने का फैसला लिया और इसके लिए संविधान का 124वां संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो गया। मंगलवार को लोकसभा में ये 3/4 बहुमत से पारित हुआ था। वहां इसके समर्थन में 323 मत पड़े, जबकि विरोध में केवल 3 मत पड़े। जबकि राज्यसभा में इस बिल के समर्थन में कुल 165 मत पड़े और 7 लोगों ने इसका विरोध किया, यानी कुल जमा 10 सांसदों ने इस बिल का विरोध किया। इस तरह संसद से तो सवर्ण आरक्षण के लिए कानून बनने का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन अभी इसकी राह में कुछ अड़चनें हैं जिनसे पार पाना आसान नहीं होगा। चुनाव के ऐन पहले आरक्षण का जो कार्ड मोदी सरकार ने चला है उसे खारिज कर राजनीतिक दल खामोखाह मुसीबत मोल नहीं लेना चाहते। इसीलिए थोड़ी नानुकुर या अपने सुझावों के साथ विधेयक को मंजूरी दे दी गई, लेकिन समाज में इस पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। विरोध करने वाले अपने अपने तरीके से विरोध दर्ज करा रहे हैं। सामान्य वर्ग को खुश करने में लगी मोदी सरकार का सवर्ण आरक्षण का दांव उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जहां भाजपा ने अपनी सत्ता गंवाई है, वहां के कई SC, ST और OBC नेता खुलकर कह रहे हैं कि मोदी सरकार को ये फैसला लोकसभा चुनाव में भारी पड़ेगा। विरोध करने वालों का मानना है कि जातिगत आरक्षण उनका विशेषाधिकार है, लेकिन उसमें आर्थिक आरक्षण को जोड़कर उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। इसका जवाब भाजपा को चुनाव में मिलेगा। राजस्थान में गुर्जर आंदोलन की अगुवाई करने वाले कर्नल बैसला का मानना है कि इसका समय रहते जवाब दिया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश में जय युवा आदिवासी संगठन के नेता एवं विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा का कहना है कि हम इस आरक्षण के खिलाफ हैं। सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देकर मोदी सरकार ने आदिवासी समाज के खिलाफ फैसला लिया है। वहीं यूथ फॉर इक्वलिटी नाम के एक संगठन ने अदालत में एक याचिका दायर की है और इस मुद्दे पर तत्काल सुनवाई की मांग की है और आर्थिक आधार पर नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण दिए जाने वाले इस संशोधन पर स्टे लगाने की मांग की है। मुमकिन है शीर्ष अदालत में इस पर अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है। याचिका में दावा किया गया है कि यह संविधान संशोधन पूरी तरह से उस संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन करता है जिसके तहत इंदिरा साहनी केस में 9 जजों ने कहा था कि आरक्षण का एकमात्र आधार आर्थिक स्थिति नहीं हो सकती। इस तरह यह संशोधन कमजोर है और इसे निरस्त किए जाने की जरूरत है, क्योंकि ये केवल उस फैसले को नकारता है। जब देश आजाद हुआ था तो संविधान ने आदिवासी, दलितों और पिछड़ों के लिए आरक्षण का अधिकार दिया था, क्योंकि ये समाज सदियों से दबे हुए और कुचले हुए थे। आरक्षण देने के पीछे भावना थी कि इस समाज का उत्थान हो और वे समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकें। लेकिन ये हालात आज भी बदले नहीं हैं। इधर सवर्णों में भी एक बड़ा तबका आर्थिक गैर बराबरी का शिकार है और इस वजह से उसमें भी फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, और वो ये मानता है कि उसके हिस्से का रोजगार, नौकरी या स्कूल कॉलेज में एडमिशन SC, ST या OBC को दिया जा रहा है। उसके गुस्से को वोट में तब्दील करने की कोशिश मोदी सरकार ने अब जाकर की है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। देखिए इस रिपोर्ट में।
2014 में भाजपा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता के गुस्से को भुनाते हुए काला धन वापस लाने का वादा किया था। हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे, ऐसा भरोसा दिलाया था और युवाओं को हर साल 2 करोड़ रोजगार के सपने दिखाए थे। इनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ और अब 2019 के लिए भाजपा ने नए झुंझुने का इंतजाम कर दिया है, यानी गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने का वादा किया है। अभी देश में कुल 49.5% आरक्षण की व्यवस्था है, जिनमें अन्य पिछड़ा वर्ग को 27%, अनुसूचित जातियों को 15% और अनुसूचित जनजातियों को 7.5% आरक्षण हासिल है, यानी बचे 50.5% पर सवर्ण तबके का ही अधिकार है। आधे से अधिक नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में सीटों के बावजूद सवर्ण तबका बेचैन है और ओबीसी, एससी, एसटी भी पहले की तरह परेशान हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि देश में न उतनी नौकरियां हैं, न शिक्षण संस्थान, न रोजगार के उचित अवसर। देश में इस वक्त बेरोजगारी का शायद सबसे भयंकर समय चल रहा है। मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा पूरा नहीं किया तो कुछ समय बाद पकौड़ा तलने को भी रोजगार उन्होंने बता दिया। इस तरह की बयानबाजी के अलावा कभी नोटबंदी तो कभी जीएसटी ने रोजगार के अवसर कम किए। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया का कोई भी असर 4.5 सालों में नहीं दिखा। ऐसे में सवर्ण आरक्षण से कौन सा कुबेर का खजाना हाथ लगेगा मालूम नहीं। सवर्ण युवाओं के लिए हालात पहले जैसे ही रहेंगे। देश में इस वक्त बेरोजगारी का आलम यह है कि औसतन 4 सरकारी नौकरी के लिए करीब 8,000 बेरोजगार युवा लाइन में लगे दिखते हैं, फिर चाहे पोस्ट कोई भी हो। चतुर्थ श्रेणी यानी 4th ग्रेड की नौकरी के लिए भी इंजीनियर या पोस्ट ग्रेजुएट लाइन में लगे दिखते हैं, फिर भी नौकरी मिलती है तो केवल 4 को। और जो 7,996 बेरोजगार मायूस लौटते हैं, उन्हें लगता है कि यह सब आरक्षण की वजह से हुआ है, क्योंकि 4 में से जिन 2 सीटों पर आरक्षित श्रेणी के युवाओं को नौकरी मिली है वो भी उनके हिस्से की थी। काश कोई इन युवाओं को यह कड़वी हकीकत बता पाता कि अगर आरक्षण न भी हो तब भी 8,000 में से 7,996 बेरोजगार ही बने रहेंगे, क्योंकि सरकारी नौकरियां तो सिर्फ 4 ही हैं। यही हाल सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में दाखिलों का है, क्योंकि वहां उतने लाख सीटें नहीं हैं जितने लाख विद्यार्थी हैं। अब 49.5 में से 10% आरक्षण और जोड़ जाएगा तो अब सवर्ण तबकों में खींचतान ज्यादा दिखेगी। 8 लाख से कम आमदनी वालों को जब आरक्षण हासिल होगा तो 8 लाख से ऊपर की आमदनी वाला उसे शायद और गुस्से में देखेगा। आज सवर्ण समुदाय के कुछ लोग आतिशबाजी कर भले ही इस बात का जश्न मना लें कि अब उनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था हो गई है, लेकिन ये वही बात है कि सोने की थाल खाने की मेज पर लगा दी गई है, लेकिन उसमें भोजन नदारद है। जब नौकरी और रोजगार के अवसर ही सरकार नहीं देगी तो आरक्षण का लाभ क्या खाक उठाया जाएगा? तो भविष्य में क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन आरक्षण के बहाने मोदी सरकार ने जो नया खेल खेला है उससे देश के युवाओं में हताशा और निराशा और बढ़ेगी, इतना तो तय है। और फिर मसला केवल अवसरों का नहीं है, गरीबी के आंकड़ों का भी है। अभी 8 लाख की सालाना आय या 5 एकड़ जमीन का जो पैमाना रखा गया है उसमें भी गरीब दिखने और आरक्षण का लाभ लेने के लिए जोड़ तोड़ शुरू हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की इस गरीब छवि का क्या असर पड़ेगा ये भी सोचने वाली बात होगी। खैर, सोचने वाली बात तो फिलहाल ये है कि सीबीआई पर अभी और कितने प्रहार होंगे और इसकी साख किस तरह बचेगी। कितने दुख की बात है कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के भीतर ही सच और झूठ का भयानक खेल खेला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद आलोक वर्मा सीबीआई में डायरेक्टर की कुर्सी पर फिर से बैठे तो सही, लेकिन अगले ही दिन उन्हें यहां से पद मुक्त कर डीजी फायर सर्विसेज एंड होम गार्ड बना दिया गया। हालांकि उन्होंने नया पद स्वीकार करने की जगह पुलिस सेवा से ही इस्तीफा दे दिया। सीबीआई का विवाद कहां से शुरू हुआ, आइए उन तारीखों को भी समझें। 3 दिसंबर 2016 गुजरात कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अफसर राकेश अस्थाना को तत्कालीन सीबीआई प्रमुख अनिल सिन्हा की सेवानिवृत्ति के बाद सीबीआई का अंतरिम निदेशक बनाया गया। इससे पहले अप्रैल में उन्हें सीबीआई का अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया था। 19 जनवरी 2017 दिल्ली पुलिस के तत्कालीन कमिश्नर और 1979 बैच के आईपीएस आलोक वर्मा सीबीआई के नए चीफ चुने गए। उन्होंने 1 फरवरी को पद संभाला। 22 अक्टूबर 2017 राकेश अस्थाना को सीबीआई का विशेष निदेशक नियुक्त किया गया। 24 अगस्त 2018 आलोक वर्मा पर कदाचार का आरोप लगाते हुए राकेश अस्थाना ने कैबिनेट सचिव से शिकायत की, पूरे मामले को सीवीसी के पास भेजा। 21 सितंबर 2018 सीबीआई ने सीवीसी को बताया कि राकेश अस्थाना भ्रष्टाचार के 6 मामलों में जांच का सामना कर रहे हैं। 15 अक्टूबर 2018 मीट कारोबारी मोइन कुरैशी के मामले में जांच के घेरे में चल रहे हैदराबाद के कारोबारी सतीश सना की शिकायत पर राकेश अस्थाना पर एफआईआर दर्ज की गई।
सीबीआई ने राकेश अस्थाना के अलावा पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार, दुबई के निवेश बैंकर मनोज प्रसाद और उनके भाई सोमेश प्रसाद के खिलाफ रिश्वत के आरोपों को लेकर एफआईआर दर्ज की। 16 अक्टूबर 2018 सीबीआई ने दुबई से दिल्ली आने पर बिचौलिए मनोज प्रसाद को गिरफ्तार किया। 19 अक्टूबर 2018 एफआईआर दर्ज कराए जाने के 3 दिन बाद राकेश अस्थाना ने कैबिनेट सचिव और सीवीसी को चिट्ठी लिखकर आशंका जताई कि सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा उन्हें फर्जी मामले में फंसाना चाहते हैं। अस्थाना इससे पहले आलोक वर्मा पर 2 करोड़ रिश्वत लेने का आरोप भी लगा चुके थे। 20 अक्टूबर 2018 सीबीआई ने देवेंद्र कुमार के निवास, उसके मुख्यालय के कार्यालय पर छापा मारा। 8 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप और कुछ दस्तावेज बरामद किए। 23 अक्टूबर 2018 देवेंद्र कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की। इसके कुछ घंटे बाद ही राकेश अस्थाना ने भी अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने और सीबीआई को उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाने का निर्देश देने की मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसी दिन दिल्ली हाई कोर्ट ने राकेश अस्थाना से संबंधित मामले की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। दोनों याचिकाओं पर सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा से जवाब मांगा। देर रात कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने आलोक वर्मा के सभी वैधानिक अधिकारों को वापस ले लिया और एम नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम प्रमुख बना दिया गया। 24 अक्टूबर 2018 आलोक वर्मा ने केंद्र सरकार के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। 26 अक्टूबर 2018 सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी को 2 सप्ताह में आलोक वर्मा के खिलाफ शिकायत की जांच पूरी करने का निर्देश दिया और आलोक की याचिका पर सीवीसी और केंद्र से जवाब मांगा। कोर्ट ने नागेश्वर राव को कोई बड़े या नीतिगत फैसले नहीं लेने का निर्देश दिया और अब तक लिए अपने फैसलों को सील बंद लिफाफा में रखकर पेश करने का निर्देश दिया। 30 अक्टूबर 2018 सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद पुलिस को अस्थाना के खिलाफ शिकायत करने वाले व्यवसायी सतीश सना को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया। 12 नवंबर 2018 सीवीसी ने कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट दाखिल की। 29 नवंबर 2018 आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सीबीआई प्रमुख के तौर पर 2 साल के उनके निर्धारित कार्यकाल को बदला नहीं जा सकता। 8 जनवरी 2019 सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने और उनके अधिकार वापस लेने के केंद्र सरकार के फैसले को रद्द करते हुए सीबीआई निदेशक के तौर पर उनकी शक्तियों को फिर से बहाल कर दिया। 9 जनवरी 2019 आलोक वर्मा ने सीबीआई दफ्तर जाकर डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला। वहीं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने सीबीआई विवाद पर फैसला लेने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त चयन समिति के लिए न्यायमूर्ति A.K. सीकरी को मनोनीत किया और इसी दिन 77 दिन बाद अपनी ड्यूटी पर लौटे आलोक वर्मा ने कार्यकारी निदेशक नागेश्वर राव द्वारा लिए गए लगभग सारे तबादले रद्द कर दिए। इधर पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुलाई गई सिलेक्ट कमेटी की बैठक बेनतीजा रही। 10 जनवरी 2019 प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय चयन समिति ने आलोक वर्मा को सीबीआई के निदेशक पद से हटाने का फैसला लिया और उसकी जगह उन्हें फायर सर्विसेज एंड होम गार्ड का डायरेक्टर जनरल बना दिया गया, जबकि नागेश्वर राव को फिर से सीबीआई का अंतरिम प्रमुख बना दिया गया। 11 जनवरी 2019 उच्च स्तरीय चयन समिति की ओर से सीबीआई निदेशक पद से हटाए जाने के बाद आलोक वर्मा ने आईपीएस पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले उन्होंने डीजी फायर सर्विसेज एंड होम गार्ड का पद संभालने से मना कर दिया था। इधर सीबीआई में नागेश्वर राव ने फिर से कमान संभाली और आलोक वर्मा के फैसलों को पलट दिया। सीबीआई वर्सेस सीबीआई की इस लड़ाई में सच और झूठ का फैसला कब होगा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस कहानी में कई किरदार हैं और सबके पास अपनी अपनी कहानियां हैं। बहुत से राजनीतिक दबाव में हैं और कई राज इस लड़ाई की नींव में हैं। आलोक वर्मा तो सीबीआई से चले गए, लेकिन उन्होंने जो इस्तीफा लिखा है उससे बहुत से सवाल निकलते हैं। आइए देखें उनके इस्तीफे के खत को जो उन्होंने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को लिखा है। अपने खत में वर्मा ने कहा है कि चयन समिति ने उन्हें हटाने का निर्णय लेने से पहले अपनी बात ब्यौरेवार ढंग से रखने का मौका नहीं दिया, जैसा कि सीवीसी में रिकॉर्ड हुआ था। उन्होंने कहा, मुझे सीबीआई के डायरेक्टर पद से हटा दिया गया और इस प्रक्रिया में स्वाभाविक न्याय का गला घोंटा गया और पूरी प्रक्रिया को उलट पुलट दिया गया। चयन समिति ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि सीवीसी की पूरी रिपोर्ट एक ऐसे शिकायतकर्ता के आरोपों पर आधारित थी जो खुद सीबीआई जांच के घेरे में है। संस्थाएं हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत और दृश्यमान प्रतीक हैं और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सीबीआई आज भारत के सबसे महत्वपूर्ण संगठनों में से एक है। कल का निर्णय इस बात का सबूत है कि एक संस्था के रूप में सीबीआई के साथ सरकार किस तरह का सुलूक कर रही है।
एक अफसरशाह के रूप में मेरे 4 दशक के करियर में मैं हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चला हूं। आईपीएस के रूप में भी मेरा रिकॉर्ड बेदाग रहा है। मैंने अंडमान निकोबार, पुदुचेरी, मिजोरम, दिल्ली में पुलिस बलों की अगुवाई की और दिल्ली कारागार तथा सीबीआई की भी अगुवाई की। मुझे इन सब बलों से अमूल्य समर्थन मिला है। ये भी गौर करने की बात है कि मैं 31 जुलाई 2017 को ही रिटायर हो चुका हूं और 31 जनवरी 2019 तक की अवधि के लिए सीबीआई के डायरेक्टर पद पर काम कर रहा था, जो कि निश्चित अवधि की एक भूमिका थी। मैं अब सीबीआई डायरेक्टर नहीं हूं और मैं डीजी फायर सर्विसेज, सिविल डिफेंस एवं होमगार्ड पद के लिए रिटायरमेंट की उम्र पार कर चुका हूं। इसीलिए मुझे आज से ही रिटायर मान लिया जाए। तो आलोक वर्मा के इस्तीफे में लिखी इन बातों और सीबीआई में साजिश की जो पटकथा है, स्क्रिप्टिंग है, उस पर अभी चुनावों तक खूब सियासत होगी। वैसे सियासी उठापटक जो है वो अभी खूब चल रही है, जिसकी एक बानगी उत्तर प्रदेश में दिखी, जहां आखिरकार सपा यानी समाजवादी पार्टी और बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी के औपचारिक गठबंधन का ऐलान हो गया। शनिवार दोपहर 12 बजे देश की राजनीति ने एक नई करवट ली। उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा के प्रमुखों यानी अखिलेश यादव और मायावती ने बाकायदा गठबंधन का ऐलान कर दिया। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों नेताओं ने कहा कि दोनों पार्टियां 33-33 सीट पर साथ साथ चुनाव लड़ेंगी। अमेठी और रायबरेली सीट को कांग्रेस के लिए छोड़ा गया है। बाकी 2 सीटों का बंटवारा सहयोगी पार्टियों के बीच किया जाएगा। इसके साथ ही इशारों में अखिलेश यादव ने मायावती के लिए प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी भी जतला दी। आपको पता है कि मैं किसको सपोर्ट करूंगा और मैंने पहले भी कहा और आज फिर कहता हूं कि उत्तर प्रदेश ने हमेशा प्रधानमंत्री दिया है और हमें खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश से फिर एक प्रधानमंत्री बने। तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से ही अगले प्रधानमंत्री को देखते हैं, यानी वे मायावती के नाम का समर्थन कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ये गठबंधन उस प्रस्तावित महागठबंधन के साथ नहीं होगा जिसमें राहुल गांधी को बतौर प्रधानमंत्री उम्मीदवार पेश किया जा सकता है। वैसे मुमकिन ये भी है कि चुनाव के बाद सपा, बसपा और कांग्रेस के साथ वाला गठबंधन दोनों एक साथ आ जाएं। खैर, ये तमाम कयास वैसे ही हैं कि यूं होगा तो क्या होगा। फिलहाल नजर डालते हैं सपा बसपा गठबंधन के संभावित असर पर। पिछले साल सपा बसपा ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के गढ़ में जीत का डंका बजाया था और तब से ये कयास लगाए जा रहे थे कि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर दोनों हाथ मिला लेंगे। शनिवार को इस कयास पर मुहर भी लग गई। वैसे सामाजिक समीकरण के हिसाब से बसपा और सपा की जोड़ी पहले भी हिट रही है। जब 90 के दशक में राम मंदिर की आंधी में भाजपा राजनीति में ऊंची उड़ान भर रही थी, तब भी मुलायम सिंह यादव और कांसीराम ने हाथ मिलाकर भाजपा को जमीन पर उतारा था। अब भी ये माना जा रहा है कि भाजपा को एक बार फिर खामियाजा भुगतना होगा। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि दोनों पार्टियों का अपना अपना वोट बैंक है, जो एक साथ आ जाएं तो राजनीतिक तौर पर विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाता है। सपा बसपा गठबंधन से पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय में एकजुटता आएगी, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जो कहीं न कहीं भाजपा के लिए बड़ी चुनौती होगी। आम चुनावों में जीतना भाजपा के लिए अब आसान नहीं होगा। उसकी राह में चुनौतियों का खड़ा होना शुरू हो गया है। सवाल यह है कि कांग्रेस का क्या होगा, खासकर उत्तर प्रदेश में, जहां उसे भाजपा के साथ साथ सपा बसपा गठजोड़ का मुकाबला भी करना होगा। सवाल यह भी है कि क्यों इन पार्टियों ने कांग्रेस को साथ नहीं लिया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो सपा बसपा दोनों का जन्म गैर कांग्रेसवाद से हुआ है। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दलितों, दमितों, शोषितों की दुर्दशा के लिए कांग्रेस के शासन को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि मायावती और सोनिया गांधी की साथ में कई अच्छी तस्वीरें हैं, लेकिन राजनीति की तस्वीर तो मौके के हिसाब से बनती है। फिलहाल मध्य प्रदेश, राजस्थान में बसपा ने कांग्रेस को समर्थन दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो उसे अपने साथ नहीं रखना चाहती। न ही अखिलेश यादव महागठबंधन में शामिल होकर राहुल गांधी के पीछे रहना चाहते हैं। जहां तक कांग्रेस को फायदे या नुकसान का सवाल है, तो कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में जो सवर्ण वोटर है वो सपा और बसपा दोनों को पसंद नहीं करता है। ऐसे में सभी 80 सीटों पर कांग्रेस का अकेले लड़ना उसके लिए बेहतर होगा और भाजपा के सामने मुश्किल पैदा करेगा। वैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पैर जमीन से उखड़े हुए हैं। 2014 में हुए लोकसभा चुनावों में वो किसी तरह से 2 सीटें ही जीत पाई थी। ऐसे में सपा बसपा गठबंधन कांग्रेस को सीटों के मामले में बड़ा शेयर नहीं दे सकता था और 4 से 5 सीटें अगर दी जाती तो ये कांग्रेस के रुतबे के खिलाफ होती। तो सपा बसपा गठबंधन से कौन फायदे में रहेगा, कौन घाटे में, चुनाव के बाद किसका साथ किसको मिलता है, ऐसे तमाम कयास अब चुनाव होने और नतीजे आने तक चलते ही रहेंगे।
फिलहाल अखिलेश यादव और मायावती के लिए नए सियासी रिश्ते पर निदा फाजली साहब का एक शेर अर्ज है कि रिश्तों का एतबार वफाओं का इंतजार हम भी चिराग लेके हवाओं में आए हैं। रिश्तों का एतबार वफाओं का इंतजार हम भी चिराग लेके हवाओं में आए हैं। रस्तों के नाम वक्त के चेहरे बदल गए, अब क्या बताएं किसको कहां छोड़ आए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।